हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल समता एजुकेशन ट्रस्ट पर। और मैं हूं आपका जनरल अवेयरनेस का एजुकेटर नवदीप सिंह। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि बैंकिंग के लिए जीए कितना महत्वपूर्ण है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें कहां से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इनकी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। ये आपके लिए एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जीए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो आगे बढ़ करके सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप आईबीपीएस के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या एसबीआई के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या इंश्योरेंस के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन तीनों के अंदर कभी भी प्री और मेंस दो एग्जाम पैटर्न में, प्री में तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ही पूछा जाता है, लेकिन जो मेंस है वहां पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए का खेल भी आता है। तो जीए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है और ये एक दिन में कभी भी कवर नहीं किया जा सकता। अब जनरल अवेयरनेस जो आईबीपीएस के मेंस में पूछा जाता है, या एसबीआई के मेंस में, इंश्योरेंस के मेंस में, इसमें भी आप देखें तीन अलग अलग पार्ट हैं जो जीए को बनाते हैं। जैसे पहला पार्ट जो है वो है बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में। बैंकिंग एंड फाइनेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यदि किसी भी डिपार्टमेंट में जाना है तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आपको थोड़ा सा स्टैटिक जनरल नॉलेज के बारे में जानना ज़रूरी है। स्टैटिक जनरल नॉलेज का मतलब ये कि भारत में कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं और भारत में क्या चीज़ें किसने कहाँ पर कैसे और किस तरह से बनवाई हैं। तो अगर कोई मॉन्यूमेंट है तो उस मॉन्यूमेंट के बारे में, अगर कोई ऐतिहासिक स्मारक है तो उसके बारे में, अगर कोई झील है, तालाब है, कोई नेशनल पार्क है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये सभी स्टैटिक जनरल नॉलेज के पार्ट में आता है। और तीसरा भाग जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिसे हम लोग कहते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स में जो समसामयिकी घटनाएं चल रही होती हैं, जैसे आज विश्व में क्या चल रहा है या आज भारत में क्या चल रहा है, उनका क्या महत्व है, उन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला भारत का, कौन नया अपॉइंट हुआ, किसकी कहीं डेथ हुई, अगर किसी की डेथ हुई तो वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आईबीपीएस के या एसबीआई के अगर हम लोग पीओ की बात करें तो जीए उसमें 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। लेकिन अगर क्लर्क की बात करें तो उसमें 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिनके लिए टाइम आपको मिलता है 35 मिनट। ओके, तो ये आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको जानकारी दूंगा, पूरी की पूरी जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट है करंट अफेयर्स का, आइए करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, एंड देन उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें इसमें महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स में सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज। इंटरनेशनल न्यूज कहने का मतलब, जैसे देखिए अमेरिका में चुनाव आने वाले हैं, कोविड-19 से अफेक्टेड कंट्रीज हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में से आता है। विश्व में कोई भी ऐसी घटना हो जिस घटना को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मैं आपको बताऊं यूएसए और ईरान के बीच में विवाद है, तो किस चीज को लेकर के विवाद है, ये बस नाम आपको जानना जरूरी है। तो बैंकिंग में हमेशा करंट अफेयर्स वन लाइनर ही पूछे जाएंगे, लेकिन यूएसए और ईरान दोनों ही इस समय पर न्यूज में हैं, तो इसके आसपास का स्टैटिक जीके भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ईरान की राजधानी क्या है, ईरान के अंदर करेंसी कौन सी चलती है, इसी तरह यूएसए की राजधानी क्या है और यूएसए के अंदर करेंसी कौन सी चलती है। सो बेसिकली इंटरनेशनल न्यूज का मतलब ये कि कोई भी भारत के बाहर की ऐसी न्यूज जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो या भारत पर भी इफेक्ट डालती हो, उसके बारे में जानना जरूरी है। एंड देन दूसरे नंबर पे करंट अफेयर्स का नेशनल न्यूज और इंडियन अफेयर्स वाला सेक्शन आता है। राष्ट्रीय समाचार जितने भी हैं, देश में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट ने क्या किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या किया, या अभी सरकार क्या करने वाली है, कोई नई स्कीम लॉन्च करने वाली है, या अभी किसी को नया कहीं पे कुछ अपॉइंट किया है, या वहां पे कोई बिल या एक्ट पास किया है, इन सभी के बारे में आप नेशनल न्यूज में पढ़ते हो। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। जैसे तीसरे पॉइंट में हम लोग कवर कर रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी को। साइंस और टेक्नोलॉजी में अभी आज के परिवेश में सबसे ज्यादा जरूरी है वैक्सीन। अब देखें, वैक्सीन बनाने का दावा पुणे की कंपनियों ने किया, एंड देन उसके बाद भारत की और भी कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाने का दावा कर रही हैं, और डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं,
उन्होंने खुद भी कहा है कि 2021 तक वैक्सीन बन के आ जाएगी। तो ये भी देखिए साइंस के फील्ड में या टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक तरह का एडवांसमेंट है, जिसकी वजह से ये वैक्सीनेशन 2021 में हमारे पास बन करके आ रहा है। इसके अलावा एनवायरनमेंट के बारे में, पर्यावरण में कौन कौन से बदलाव होते हैं। पर्यावरण में अभी आप देखते हैं कि जैसे इंदौर की बात करें तो वो सबसे ज्यादा स्वच्छ सिटी है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 इंदौर है। इसी तरह से शहरों की लिस्ट आपको टॉप 5 हमेशा याद रखनी है। उन टॉप 5 लिस्ट में पहले कौन सा नंबर 1 पे था, अब कौन सा नंबर 1 पे है। हालांकि 4 बार से लगातार इंदौर ही नंबर 1 पे है, परंतु यह भी आपको जानना जरूरी है कि पॉल्यूशन किस सिटी में सबसे ज्यादा है, पॉल्यूशन कहां पर कम है, इसके बारे में भी अंदाजा एक होना चाहिए कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई बिल है जो पास हुआ हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई प्रोटोकॉल है जो बनाया गया हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी कॉल हो जो लिया गया हो, या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कभी भी कोई फॉरेस्टेशन या डिफॉरेस्टेशन को लेकर नई पॉलिसी आई हो, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें जो भी चेंजेस आएंगे, वेदर पॉल्यूशन कंट्रोल के लॉज में, या कोई बिल पास किया जाए, कोई प्रोटोकॉल या कोई कॉल लिया जाए, या कोई पॉलिसी बनाई जाए, इन सभी में। इसी तरह से बिल्स और एक्ट्स जो पार्लियामेंट द्वारा पास किए जाते हैं, तो वो सभी के सभी इस श्रेणी में आएंगे। तो सरकार द्वारा पारित बिल और अधिनियम भी इस श्रेणी में रखे जाएंगे। अब इन बिल्स में आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो पास किए जाते हैं और महत्वपूर्ण बिल भी पास किए जाते हैं। जैसे आपको पता हो कि सरकार इस तरह के बिल भी ला रही है जिसमें रेलवे के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी उम्र घटाई जाएगी, मतलब रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी करने की रिटायरमेंट की उम्र घटा दी जाएगी। और ऐसे टाइप से बिल्स और एक्ट्स भी आते रहते हैं, तो इनके बारे में भी जानना जरूरी है आपको। डिफेंस न्यूज भी जानना जरूरी है कि डिफेंस में कौन सी एक्सरसाइज हम किस देश के साथ करते हैं। इसके साथ साथ डिफेंस में अभी आजकल देखिए इंडिया चाइना कितना बड़ा विवाद चल रहा है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी है कि फिंगर 4 पॉइंट क्या है, फिंगर 5 पॉइंट क्या है, फिंगर 6 पॉइंट क्या है, पेंगोंग त्सो लेक क्या है। इनके बारे में भी जानना महत्वपूर्ण है, जो कि आप नॉर्मल समाचार में भी आपको न्यूज में देखने को मिलता रहता है। तो ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफेंस में कौन सा इक्विपमेंट यानी कि कौन सा उपकरण हम किस देश से खरीद करके लाए हैं, कोई हेलीकॉप्टर है तो किस देश का है, किस कंपनी ने निर्मित किया है उसे, या कोई भी अगर फाइटर एयरक्राफ्ट है तो वो हम किस देश से लेकर के आए हैं। अगर हम लोग राफेल की बात करें तो राफेल भी डिफेंस में ही हमारे इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बना, 17th स्क्वाड्रन का। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस स्क्वाड्रन का हिस्सा बना है राफेल एयरक्राफ्ट भी भारत आने के बाद। तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कंप्लीट करंट अफेयर्स को कवर करता है। इंपॉर्टेंट पर्संस और जो प्लेसेस हैं ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति और स्थान हैं उनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहने का मतलब कि जो भी महत्वपूर्ण स्थान हैं अगर उन्हें अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, तो विश्व धरोहर की सूची में अगर उन्हें शामिल किया गया तो उसे भी जानना जरूरी है आपको। जैसे जयपुर को शामिल किया गया था पिछले साल, तो जयपुर के बारे में भी जानना जरूरी है आपको। इंपॉर्टेंट पर्संस जितने भी हैं, जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में भी जानना जरूरी है आपको। जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में अगर कोई भी नए किसी भी स्टेट में सचिव अपॉइंट किए गए, कोई नए किसी स्टेट में राज्यपाल अपॉइंट किए गए, या कोई भी नए किसी भी देश में हमारे भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए, तो इन सभी के बारे में जानना जरूरी है। कौन हाई कमिश्नर कहाँ अपॉइंट हुआ, कौन एम्बेसडर किस एम्बेसी में गया, एंड इसके अलावा वो पर्सन के बारे में क्या खास चीजें हैं। तो ये सब कुछ भी जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट पर्संस एंड प्लेसेस आर टू बी कवर्ड वेरी वेल। एंड देन उसके बाद आता है बैंकिंग और इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज। बैंकिंग सिस्टम में आए दिन बड़े बड़े चेंजेस होते रहते हैं। बैंकिंग सिस्टम से चेंजेस कहने का मतलब सिर्फ बैंक से नहीं है, आरबीआई से भी है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होती रहती है। मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस आते रहते हैं, वो पॉलिसी रिव्यू कहते हैं उसे। वो पॉलिसी रिव्यू होती रहती है, वो आपको देखते रहना है कि पॉलिसी रिव्यू कैसे हुई, कब कहां पर कितना ज्यादा रेपो रेट रहा, कब कहां पर कितना कम रेपो रेट रहा, बैंक रेट क्या है, बेस रेट क्या है, इनके बारे में भी
जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो इकोनॉमिकल न्यूज़ है, इकोनॉमिकल न्यूज़ यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड, जैसे अभी आपने देखा कि जीडीपी में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया कोविड 19 की वजह से, हमारी इंडस्ट्रीज में जितनी भी गतिविधियां थी वो सारी की सारी बंद हो गई और कोविड 19 ने -23.9 पे जीडीपी की ग्रोथ रेट को पहुंचा दिया। तो अब जीडीपी के बारे में जब भी डिस्कशन करते हैं, जीडीपी के बारे में जानना जरूरी है, देन उसको इकोनॉमी से लिंक कर पाना जरूरी है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो करंट अफेयर्स में शामिल होती हैं और इनके बारे में हम लोग पढ़ते रहा करेंगे और आपको भी न्यूज से इन सब चीजों को कवर करते रहना है। किसी भी व्यक्ति को कोई नया अवार्ड मिला है या ऑनर मिला है तो उसके बारे में जरूर हम डिस्कशन करते हैं। ऑनर या अवार्ड किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। वो हो सकता है ऑनर या अवार्ड हो तो वो ऑस्कर्स हो, वो हो सकता है इंडियन इंट्रेंसिंग फिल्मफेयर अवार्ड हो, आईफा हो, या वो हो सकता है किसी को कोई, जैसे रवीश कुमार जो एनडीटीवी के प्राइम टाइम शो को चलाते हैं, उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। तो ये मैग्सेसे अवार्ड, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है कि किसको मिला। जम्मू कश्मीर में जो फोटोग्राफर्स हैं, जम्मू कश्मीर के जो वहां पर जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों को भी अवार्ड्स मिलते रहते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में कोई भी पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है तो उसके बारे में जानना जरूरी है। ऑनर्स के बारे में जानना जरूरी है। ऑनर्स मतलब जैसे सिविलियन ऑनर्स, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इनके बारे में भी कि किसने अभी रिसेंटली इस ऑनर को रिसीव किया है। या इसके अलावा आपको यह भी जानना जरूरी है कि अगर डिफेंस के अंदर किसी को भी कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र की प्राप्ति हुई तो उनके बारे में उनके नाम भी जानने जरूरी हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो सब कवर करनी है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ में क्या क्या कवर करना है, जैसे बैडमिंटन है, टेनिस है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कब कहाँ पे हो रहा है, कहाँ खेला जाएगा, अगला विश्व कप कहाँ खेला जाएगा, पिछला विश्व कप कहाँ खेला गया, ये जानकारियां रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो खेल समाचार हमेशा याद रखिएगा, स्पोर्ट्स न्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अब आते हैं आर्ट्स और कल्चर पे आने वाला अपडेट। कला और संस्कृति पर क्या अपडेट किया गया, जैसे कोई डांस है या उसका कोई फेस्टिवल है वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, अगर कोई उत्सव मनाया गया तो वो उत्सव कहाँ मनाया गया, इसके साथ साथ कोई मेला है तो वो कहाँ लगता है। विशेष तौर पर किसी भी क्षेत्र की कोई भी खास बातें हैं तो उनको इसमें शामिल किया जाता है। कई कई जगहों पर उनकी कला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसको जीआई टैग भी दिया जाता है। जीआई टैग का अर्थ होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, अगर किसी भी फेमस पर्सनालिटी का निधन हो गया तो उसके बारे में भी जानना जरूरी है कि वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे, यानी उनका क्षेत्र क्या था, किस क्षेत्र के थे वो, ये भी जानना जरूरी है। समिट और कॉन्फ्रेंसेस जितनी होती हैं, जैसे अभी इंडिया और यूएस की समिट वर्चुअली हुई। वर्चुअली कहने का मतलब कोविड 19 के दौर पर कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अवॉइड कर रहे हैं जब तक कि जरूरी ना हो किसी देश में जाना। अगर ऐसी कोई समिट वर्चुअली हो सकती है तो उसके बारे में। राजनाथ सिंह जी अभी रशिया गए, उसके बारे में। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, कॉन्फ्रेंसेस जो होती रहती हैं उनके बारे में भी आपको जानना है। शिखर सम्मेलन और जितने भी सम्मेलन हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन रखनी है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे जिसका नाम है इंपॉर्टेंट कमिटीज। बहुत सारी ऐसी भारत में जांच होती हैं जिन जांच के लिए या जिन चीजों का पता लगाने के लिए समितियों का निर्माण किया जाता है। जिन जिन कमेटीज को जिन जिन उद्देश्य के लिए, हमेशा याद रखिएगा कमेटी और ऑब्जेक्टिव, जिन जिन उद्देश्य के लिए बनाया गया है ये दोनों आपको पढ़ते रहना है। अगर ये करंट अफेयर्स का हिस्सा है तो जरूर जानिए कौन सी कमेटी बनी तो वो कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए, किस उद्देश्य के लिए बनाई गई। तो ये महत्वपूर्ण है आपको जानना। एंड इसके बाद अब हम लोग आते हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, यानी कि भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा जो भी समाज के कल्याण के लिए, लोगों को वेलफेयर के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं वो किस उद्देश्य से और उनके क्या क्या उद्देश्य हैं। जैसे एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ऐसी भी योजनाएं हैं जिसका नाम है स्पर्श योजना।
अगर किसी को स्टाम्प टिकट कलेक्ट करने का शौक है तो सरकार उसे स्कॉलरशिप देगी स्पर्श योजना के अंतर्गत। तो देखिए ऐसी भी स्कीम्स चल रही हैं भारत में। इसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पे जैसे है वात्सल्य योजना। तो वात्सल्य, इसमें ह्यूमन मिल्क को प्रिजर्व किया जाएगा। इनफैक्ट ये समझिए कि जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जिन बच्चों के बचपन से ही बेटे या बेटियां अनाथ हो जाते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते हैं, उन बच्चों को मिल्क फीडिंग करवाई जाएगी। तो ये भी एक विशेष तौर पर चलाई जा रही योजना है सोशल वेलफेयर स्कीम्स में। और इसके बाद आता है अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां। कौन व्यक्ति कहाँ अपॉइंट हुआ, जैसे मैंने बोला कि एम्बेसडर की बात कर लीजिए आप, हाई कमिश्नर की बात कर लीजिए आप किसी स्टेट के सेक्रेटरी की बात कर लीजिए, आप किसी गवर्नर की बात कर लीजिए, आप किसी सीएम की बात कर लीजिए। अब सीएम के अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उन सब किसी की भी बात करिए, ये सब अपॉइंटमेंट्स में आते हैं। तो नियुक्तियां इनकी पढ़नी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये पॉइंट क्लियर होता जा रहा होगा आपको कि आपको करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बस अब क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या नहीं पढ़ना है, वो भी याद रखिएगा। कि जैसे कोई भी लोकल न्यूज़ है, जिस लोकल न्यूज़ में चोरी बदमाशी इस तरह की घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं, वो सब अवॉइड करनी है आपको। उनके बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि वो आपके बैंक के एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएंगी। आगे बढ़ करके अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि आपके स्टैटिक जीके का सिलेबस क्या होने वाला है। स्टैटिक जीके में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिलेबस है। सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं और उनकी थीम, जो भी महत्वपूर्ण दिन है और उनकी थीम, इनके बारे में जरूर याद रखना है आपको। जैसे महत्वपूर्ण दिन कोई भी होता है, वो आता है, उसकी कुछ ना कुछ थीम बनाई जाती है। जैसे इंटरनेशनल टाइगर डे, विश्व हिंदी दिवस, इन सब की कुछ ना कुछ थीम जरूर होती है, इनका कुछ विषय होता है, वो याद रखना है। बुक्स और इसके ऑथर्स, यानी कि अभी रिसेंटली अगर कोई बुक लिखी गई तो वो करंट अफेयर्स का हिस्सा होगी, और कोई बहुत फेमस बुक रही है आज तक की, जिसके लिए किसी को नोबेल प्राइज ही मिल गया हो, तो वो पुस्तकें हमेशा महत्वपूर्ण पुस्तकों में कंसिडर की जाती हैं। तो उनके लेखकों का नाम आपको याद रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, 1954 में एक व्यक्ति थे जिन्हें कुछ अराउंड 100 से कम पेजेस का नॉवेल लिखने के लिए साहित्य में, लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया था। याद रखिएगा, नोबेल प्राइज दिया गया था उनको 100 पेज से कम छोटा नॉवेल लिखने के लिए 1954 में। इस व्यक्ति का नाम था अर्नेस्ट हेमिंग्वे, और इसने जो नॉवेल लिखा था, जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, वो है द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी। ये क्वेश्चन एफकैट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसके आसार बनते हैं कि ये किसी भी तरह से उठा करके पूछा जा सकता है। तो जो बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसके लिए किसी को नोबेल प्राइज ही मिल गया होगा, उन किताबों के नाम जरूर आपको थोड़े थोड़े देखते हुए चलने हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अभी एग्रीमेंट और एमओयूज, मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होते हैं, समझौता ज्ञापन, इन पे हस्ताक्षर किए जाते हैं ताकि दो देश मिलकर के एक किसी विषय पर आगे बढ़ सकें या अपना कार्य कर सकें। एग्रीमेंट भी इसीलिए किए जाते हैं, एग्रीमेंट किए जाते हैं ताकि दो देशों के बीच में संबंध पक्के हो जाएं और वो आगे बढ़ करके अपने इस काम को कंटिन्यू कर सकें। बजट और टैक्सेस, बजट अगर नया आया है उसमें किस तरह से टैक्सेस लगाए गए हैं, टैक्सेस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, टैक्स का स्लैब अगर बदला है तो वो किस तरह से बदला है, ये सब भी हम लोग महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आता है इंपॉर्टेंट लिस्ट और इंडाइसेस। जो भी लिस्ट हैं, जैसे मैंने कहा कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट, या अगर आप देखें बहुत सारे दुनिया भर के सूचकांक आते रहते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, ठीक है, ग्लोबल लेबर इंडेक्स भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इशू किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे इंडेक्स इंडाइसेस हैं, है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी आता है, विश्व खुशी सूचकांक जो होता है वो भी जारी किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण सूचियां और सूचकांक जितने भी हैं, इनके बारे में आपको जानना जरूरी है, और स्पेशली ये जानना जरूरी है कि इनमें भारत की क्या रैंक रही। रैंक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है भारत का, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मैंने कहा कि वर्ल्ड प्रेसिडेंट अगर कोई भारत आते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे,
डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद उनकी विजिट में क्या क्या बदलाव हुए, प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बाहर से आते हैं तो वो किस तरह से भारत में क्या क्या चीज़ों पर MOU और एग्रीमेंट करके जाते हैं, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के जितने दौरे होंगे उनके बारे में महत्वपूर्ण है कि आप जानें। पॉलिटिकल अफेयर्स और करंट न्यूज़, राजनीतिक मामले और सभी जितने वर्तमान समाचार हैं इनको आपने लेकर के चलना है, इनको छोड़ना नहीं है, इनको प्रॉपरली लेकर के चलिए। एंड देन इसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स में वो सभी चीज़ें आती हैं कि कब कहाँ पे कौन CM बना, कब कहाँ पे कौन राज्यपाल बना, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें। उसके अलावा किसी भी राज्य की स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई नई नीति लागू की तो वो पॉलिसी के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। और करंट न्यूज़ में जितनी भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है वो सारी की सारी कवर होती हैं। इसके अलावा आइए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो UNO के बारे में जानना ज़रूरी है। इसके 6 डिफरेंट अंग हैं जिनमें से 5 ही अभी चालू हैं, 6वां तो इनएक्टिव हो गया है, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर उनके जो भी हेडक्वार्टर्स हैं, जो उनके हेड ऑफिसेस हैं, उनके बारे में भी जानिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एक तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड फेमस हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें आप, वर्ल्ड बैंक की बात करें आप, OECD की बात करें आप, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात करें, ये सब महत्वपूर्ण भाग हैं, ये पूरे विश्व के लिए कार्य करते हैं। लेकिन इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनका हिस्सा भारत है। जैसे सार्क, तो सार्क का हिस्सा भारत है, ब्रिक्स का हिस्सा भारत है। एग्जाम्पल के तौर पर इतने सारे G20 देश हैं, उनका हिस्सा भारत है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इनके बारे में पढ़ाई करना। और यही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर कोई मीटिंग हुई हो और रिसेंटली कोई समिट अभी अभी कंप्लीट हुई हो तो वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आपको जानते हुए चलना है। किसी भी देश की कैपिटल क्या है और उसकी करेंसी क्या है, यानी देश की राजधानी और मुद्रा। जैसे ईरान के बारे में अभी हम लोगों ने वीडियो के शुरुआत में बात की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। और आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि ईरान की करेंसी क्या है, यानी उसकी मुद्रा क्या है। अब देखें, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बर्ड सेंचुरीज। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बर्ड सेंचुरीज में डिफरेंट क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य। देखिए, बर्ड सेंचुरीज का मतलब जहां पे पक्षी आते हैं, और वो एक तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र होता है जहां पे पक्षी अपने आवास पे अपने हिसाब से रहते हैं, उनका हैबिटेट अलग होता है। इसी तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो भी वन्य जीव हैं वो भी अपने हैबिटेट के, अपने आवास स्थान के हिसाब से रहते हैं। और नेशनल पार्क जो हैं, इन सभी में सामान्य तौर पर, आई रिपीट जनरली, वो सभी जीव पाए जाते हैं जो मांसाहारी हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी हो सकते हैं, परंतु नेशनल पार्क में जैसे टाइगर रिजर्व बनाना, ठीक है, राइनो रिजर्व बनाना, तो ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं जिनको नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए रिवर्स का ओरिजिन, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। ओरिजिन ऑफ रिवर्स, सिटीज, डैम्स, है ना, जो भी रिवर्स पर बने हुए हो, वो रिवर निकलती कहाँ से है। जैसे गंगा नदी है, तो फॉर एग्जाम्पल गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको पता है 5 नदियाँ, 4 प्रयाग मिल करके गंगा नदी बनाते हैं, कि यहाँ से निकलेगी एक नदी जिसका नाम है अलकनंदा, यहाँ से निकलेगी विष्णु गंगा, मिलेंगी विष्णु प्रयाग पे, अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ेंगी, फिर यहाँ पे मंदाकिनी आके मिलेगी इन्हें, मंदाकिनी इन्हें मिलेगी कर्णप्रयाग पे, कर्णप्रयाग पे फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ से पिंडार नदी आकर के मिलेगी इनको, जो कि होगा रुद्रप्रयाग। एंड रुद्रप्रयाग पे फिर ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ेगी और इधर से भगीरथी आकर के इसको मिलेगी, और ये फाइनली स्थान कहलाता है देवप्रयाग। और यहाँ पे देखिए आपकी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ये 5 नदियाँ फाइनली यहाँ से, ये जो अलकनंदा है ये अलकनंदा के नाम से ही बह रही है, परंतु मैंने कहा विष्णु गंगा, मंदाकिनी और पिंडार नदी आ करके इस पे मिलती गई, अलग अलग प्रयाग बनाती गई, और फाइनली ये भगीरथी आ करके इस अलकनंदा नदी पर मिलती है,
और यहाँ पर एक प्रयाग बनाती है जिसे कहते हैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग के बाद ही ये गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। तो हालांकि इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इतना जानना, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, लोग सामान्य तौर पर यही पढ़ते हैं, तो आपको भी यही पढ़ना है। लेकिन गंगा नदी के आसपास कौन से शहर है, जैसे कानपुर नाम का शहर है तो कौन सी नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। बनारस है तो कौन सी नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। प्रयागराज, इलाहाबाद किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, हालांकि वो संगम के किनारे है, पर फिर भी गंगा और यमुना दोनों का संगम है और गंगा नदी के किनारे उसको भी कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से जितने भी शहर हैं उन शहरों के नाम, उनकी किनारे की नदियां, ये जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। यमुना नदी के किनारे आगरा है, दिल्ली है, ठीक है, विजयवाड़ा है तो वो कृष्णा नदी के किनारे है, ये सब महत्वपूर्ण हो जाता है। अब साबरमती के किनारे अहमदाबाद है, या अगर आप देखें विश्वामित्री के किनारे वडोदरा, तापी नदी के किनारे सूरत। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो जानना है। डैम्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी रिवर पर बने हुए हैं, ये भी महत्वपूर्ण है कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में एक तो हमने करंट में देखा था कि स्पोर्ट्स का क्या महत्व है, दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी कप्स और ट्रॉफीज होते हैं उन टर्म्स के बारे में। जैसे ग्रैंड मास्टर होता है तो कहाँ होता है, डेविस कप होता है तो कौन से खेल में खेला जाता है। देन इसके अलावा जितनी भी छोटी बड़ी चीजें हैं वो सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो खेल, कप और ट्रॉफियां ये याद रखने हैं आपको, और शब्दावली भी याद रखनी है कि जो भी 10-12 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट खेल खेले जाते हैं दुनिया में, जैसे पोलो की बात करिए आप, पोलो महत्वपूर्ण है। जैसे आप गोल्फ की बात करिए वो महत्वपूर्ण है, आप चेस की बात करें वो महत्वपूर्ण है, आप फुटबॉल की बात करें वो महत्वपूर्ण है, आप बास्केटबॉल की बात करें वो भी, वॉलीबॉल की बात करें वो भी, कबड्डी की बात करें, ये सब महत्वपूर्ण खेल हैं 10-12 दुनिया के। इन सभी खेलों के छोटे छोटे टर्म्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी शब्दावलियाँ क्या हैं और क्या क्या चीज़ें इनमें होती हैं। आगे बढ़ करके स्पोर्टिंग इवेंट और वेन्यूज़, मैंने कहा था कि स्पोर्टिंग इवेंट यानी कि जो वर्ल्ड कप है या कोई भी ऐसा चैंपियंस के लिए कप होने वाला है, या इंडियन ओपन है, चाइना ओपन है, ये सब कहाँ हो रहे हैं, इनके वेन्यू कहाँ हैं, ये महत्वपूर्ण है। लेक और वाटरफॉल जितने भी हैं, झीलें और झरने, उनके बारे में जानना जरूरी है। गरसोप्पा झरना कौन सी नदी पर है, अगर आप कहें भोजताल लेक कहाँ पर है, तो ये सब महत्वपूर्ण है। शीका लेक कहाँ पर है। छोटी बड़ी झीलें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वाटरफॉल्स भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन अब क्या करने लगा है कि आईबीपीएस ने करंट अफेयर से रिलेटेड अगर कोई इनके बारे में न्यूज़ है तो उस स्टैटिक जीके को जनरली उठा रहा है। एयरपोर्ट का नाम कौन से कहाँ पर है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में है, और अगर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो वो हैदराबाद में है। इसी तरह से स्टेडियम्स की बात करते हैं, स्टेडियम कौन सा है, कहाँ है, जैसे चपौक स्टेडियम है तो वो कहाँ पे है। देन इसके बाद चिमना स्वामी स्टेडियम है तो वो कहाँ पे है। तिरुवनंतपुरम में कौन सा स्टेडियम है, उसका नाम क्या है। इस तरह से टेम्पल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत पुराने टेम्पल्स, बहुत महत्वपूर्ण टेम्पल्स। कंदरिया महादेव टेम्पल कहाँ है, खजुराहो में। देन इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हजार हजार साल पुराने टेम्पल्स हैं ये, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है, तो उसके बारे में भी जान लीजिए कि राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। इस तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। राजराजेश्वर मंदिर, तंजौर, तमिलनाडु। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जो वहाँ की जनजातियां हैं वो कौन से फेस्टिवल्स को मनाती हैं, क्या महत्वपूर्ण है उनके बारे में जानना। डांस फॉर्म्स उनके कौन कौन से हैं, राज्यों में जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनके नृत्य के रूप कौन कौन से हैं, ये सब कुछ भी जानना जरूरी है। पावर प्लांट इंडिया के अंदर, भारत में कौन कौन से हैं, कौन सा पावर प्लांट कहाँ पर है, ये जानना महत्वपूर्ण है। अगर आपको नाम से दे दे कि श्रीहरिकोटा या ऐसे किसी का नाम ले ले तो वो भी आपने ये जानना है कि कहाँ पर है, स्थित कहाँ पर है। अवार्ड्स एंड ऑनर, ये हमेशा याद रखिए, हमेशा से ही करंट अफेयर्स में ही पूछा जाता है वैसे तो जनरली। अब इसका कोई भी चांस नहीं बनता कि ये आपके सीधे सीधे सम्मान उठा करके और किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जैसे भारत रत्न है तो भारत रत्न जो होता है वो कौन से मेटल का बनता है, किस तरह का होता है, ये भी जानना आपको थोड़ा थोड़ा जरूरी है क्योंकि कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जैसे मैंने कहा रेड क्लिफ लाइन, वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, गुजरात से लेकर के पंजाब तक। लेकिन जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल।
तो ये महत्वपूर्ण है चीजें जाननी। मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच में है, मैनरहीम लाइन किन दो देशों के बीच में है, डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच में है, 38th पैरेलल लाइन कौन से दो देशों के बीच में है, 49th पैरेलल लाइन कौन से दो देशों के बीच में है। सब बड़े महत्वपूर्ण है इन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बारे में जानना। तो ये स्टैटिक जीके का एक कंप्लीट सिलेबस है, जिस कंप्लीट सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। एंड इसके अलावा अब आते हैं बैंकिंग और फाइनेंस पे। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, भारतीय बैंकिंग संरचना, इसका किस तरह से विकास हुआ, भारतीय बैंकिंग संरचना में कौन सा बैंक इतिहास में सबसे पहले बना, एंड देन उसके बाद कैसे धीरे धीरे भारत के बैंकिंग सिस्टम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चलाना शुरू कर दिया, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि आरबीआई क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसकी पॉलिसीज क्या हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनाता है, कितना महत्वपूर्ण है आरबीआई के बारे में पढ़ना। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसे कवर करने वाले हैं। नेशनल इनकम जो है, राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, किस तरह से राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, क्या इसके पीछे के लॉजिक्स हैं, ये सब भी देखेंगे हम लोग। इन्फ्लेशन पे भी चर्चा करेंगे। मुद्रास्फीति कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मुद्रास्फीति में मेनली कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, और महंगाई को आप किस तरह से कम कर सकते हैं, इसके क्या इफेक्ट हैं भारत पे, और अगर महंगाई हो तो उसे किस तरह से मैनेज किया जाए। मॉनेटरी पॉलिसी कहने का मतलब मौद्रिक नीतियां वह नीतियां हैं जिनसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि मौद्रिक नीतियां क्या हैं, कैसे इनसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। अब बैंकों के लिए सबसे बड़ी समस्या आज के जो विश्व में है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित संपत्तियां। ऐसी संपत्ति जो बैंक ने कभी भी किसी कस्टमर को लोन में दे दी थी लेकिन वो आज तक लौट करके बैंक के पास नहीं आई, वो एनपीए कहलाता है। तो गैर निष्पादित संपत्ति पूरी तरह से वो पैसे हैं जो बैंक के पास लौट करके नहीं आते। इनको वापस लाने के लिए बैंक कौन कौन से प्रावधान अपना रहा है, ये भी हम लोग जानेंगे। बेसल नॉर्म्स, यानी अगर मान लीजिए किसी बैंक को कोई रिस्क होता है तो उस रिस्क को कैसे कम करेंगे। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस जो आरबीआई किसी भी बैंक के लिए लेता है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो बेसल नॉर्म्स यानी रिस्क को कम करने के लिए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी कि किसी भी बैंक में पीसीए क्यों लगता है और कौन कौन से बैंक पीसीए से उबर करके आ गए हैं, किन पर कैटेगरी 1 का, कैटेगरी 2 का, कैटेगरी 3 का, यानी थ्रेशोल्ड बोलते हैं इसे, कौन कौन से थ्रेशोल्ड 1, थ्रेशोल्ड 2, थ्रेशोल्ड 3 में आते हैं, इन सब के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पूरा का पूरा फिनेंशियल मार्केट का हिस्सा है और इसके बारे में हम लोग महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि फिनेंशियल मार्केट में किस तरह से मनी मार्केट को और कैपिटल मार्केट को हम लोग डिस्कस करते हैं। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार को कैसे हम लोग चर्चा में लाते हैं। मुद्रा बाजार क्या है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाता है। पूंजी बाजार जो होता है इसे सेबी चलाता है। तो ये भी याद रखेंगे। फॉरेन ट्रेड कितना महत्वपूर्ण है, भारत के विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ना, क्या क्या नीतियां होती हैं इसमें, पॉलिसीज क्या होता है, करंट अकाउंट होल्डिंग क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होल्डिंग, कैसे एफडीआई आता है भारत में, जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, या किस तरह से हम लोग दूसरे देशों के साथ हमारे करेंसी एक्सचेंज को फॉलो करते हैं, ये सब भी जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिस्कल पॉलिसी यानी सरकार की राजकोषीय नीति का मतलब यह हुआ कि ऐसी नीतियां जिससे टैक्स में बदलाव किया जाए, और टैक्स से रिलेटेड जब भी बात होगी हमेशा बात बजट पर आके ही रुकेगी। तो बजट के बारे में जानना, बजट किस तरह से बनता है, बजट कैसे लागू होता है, बजट में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, और अभी रिसेंटली करंट बजट में कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, किस सेक्टर को कितना पैसा दिया गया है, इसके बारे में भी हम लोग फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति में पढ़ते हैं। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, बैंकिंग शब्दावली की बात करें तो जो भी चीजें छूट जाती हैं इन सभी पॉइंट्स में से वो सब बैंकिंग शब्दावलियों में कवर हो जाती हैं। जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उन टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। छोटी टर्मिनोलॉजी, बड़ी टर्मिनोलॉजी, सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज को कवर करेंगे। ओके, तो इस तरह से ये हमारा सिलेबस होने वाला है। इस पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। मैं चाहता था कि आपको एक इन्फो दे दूं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं और किन टॉपिक का मिक्सचर्स आपके पास अवेलेबल होगा। सो थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर भी कीजिए वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक। याद रखें, इसे आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं और हमारे साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। थैंक यू। जय हिंद।